Welcome to Study with Krish Vardhan. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद किशवर्धन। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करें। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और उनके परिवर्तन। यह जो चैप्टर है वह स्पेशली 9th-10th के बच्चों के लिए और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बना है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्या काम है। ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए, जो पहला टॉपिक हम लोग का आता है परिचय। परिचय में क्या दिया गया है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी है, सब कोई समझता है और जानता है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। मनुष्य किसी से बातचीत करना होता है तो किसका प्रयोग करता है? भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है। इन्हीं ध्वनियों के सार्थक समूह शब्द को वाक्य का रूप ले लेते हैं। किसी भी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे, 6 से लेकर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। वह प्राय वाक्यों के रूप में अपनी बातें कहता है। हम लोग किसके रूप में अपनी बात कहते हैं? मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो किसके रूप में है? वाक्यों के रूप में ही मैं आप लोग से बातचीत कर रहा हूँ और भाषा से बातचीत कर रहा हूँ और ध्वनियाँ निकाल रहा हूँ। तभी हम लोग का जो है मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं और बातचीत हो रही है। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है परिभाषा। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसा कि मैं ऊपर बताया हूँ, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं जिससे भाव या विचार प्रकट किया जा सकता है। उदाहरण है, पक्षी गीत गाते हैं, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ जाती हैं। उपयुक्त वाक्य में सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं, व्यवस्थित समूह है तभी तो हम लोग समझ पा रहे हैं, सार्थक शब्द है तभी तो हम लोग समझ पा रहे हैं। अगर ये शब्द सार्थक नहीं होता तो कैसे हम लोग समझते? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सार्थकता क्या होता है। वाक्यों की रचना सार्थक शब्द समूह द्वारा की जाती है ताकि वाक्य से उचित अर्थ की व्यवस्थित अभिव्यक्ति हो सके। सार्थकता क्या होता है? देखिए, जो वाक्य होता है वो सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, उसका समूह होता है। आप लोग को मैंने ऊपर बताया है, जिससे कि हम लोग समझ पाते हैं। अगर वह निरर्थक होगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? सार्थकता कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगे, साल भर मेहनत करने के कारण कि वह कक्षा में प्रथम आया। ये सब क्या है? सार्थक हैं, तभी तो हम समझ पा रहे हैं। कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ का बोध कराने लगते हैं। जैसे, सुमन इस भिखारी को कुछ खाना वाना दे देना। ये गौरियाँ कब से बकझक किया जा रही है। खाना वाना, वाना का कोई अर्थ नहीं है तो क्या है? निरर्थक है। तभी हम लोग समझ रहे हैं। तो कभी कभी ये ऐसा होता है। झक का कोई मतलब हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तभी भी हम लोग सार्थक से इसको जोड़कर हम लोग इसका मतलब समझ ले रहे हैं। लेकिन ये कभी कभी होता है, हरदम नहीं होता। तो चलिए जो अगला टॉपिक है वह है आप लोग का आकांक्षा। तो चलिए आकांक्षा को अब हम लोग समझते हैं। किसी वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य आवश्यक पद को सुनने या जानने की जो उत्कंठा प्राप्त होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे मैदान में खेल रहे हैं। देखिए आकांक्षा क्या होती है? हम लोग किसी बात को सुन लेते हैं
तो हम लोग के अंदर बेचैनी सी हो जाती है कि हम लोग और उसके बारे में जानें। उसे क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। किसी वाक्य को अगर हम लोग सुन लेते हैं, उसी तरह हिंदी में किसी वाक्य को अगर हम लोग सुन लेते हैं तो हम लोग को कुछ उत्प्रेरणा हो जाती है, कुछ और मन करता है उसके बारे में सुनने का, हम लोग को और बेचैनी सी हो जाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है, मैदान में खेल रहे हैं, यह सुनते ही हमारे मन में प्रश्न उठता है, मैदान में कौन खेल रहे हैं। हमें इसका उत्तर मिलता है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। हम लोग ने मैदान में खेल रहे हैं जब ये वाक्य सुना तो हम लोग के अंदर तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि कौन खेलता होगा, कैसे खेलते होंगे, ये सब हम लोग के दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। इसी थिंग्स और फीलिंग को क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। यहाँ लड़के शब्द जोड़ देने से वाक्य पूरा हो गया। यही लड़के जोड़ देने से वाक्य में क्या हो गया, वृद्धि आ गई और वह पूरा पूरा हो गया। इससे पहले वाक्य को लड़के शब्द की आकांक्षा थी, जिसके जुड़ते ही एक आकांक्षा समाप्त हो गई। हम लोग को लड़का की आकांक्षा थी, जिसको जोड़ने से हम लोग की आकांक्षा समाप्त हो गई कि कौन खेल रहा है, तो अब लड़के खेल रहे हैं। हम लोग को पता चल गया कि ये लड़के खेल रहे हैं मैदान में। तो चलिए तीसरा जो टॉपिक है, योग्यता। योग्यता को अब हम लोग समझते हैं। आशा करते हैं आप लोग योग्यता से परिचित होंगे। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत हमें समझ में नहीं आ रही है। योग्यता तो सब कोई जानता ही होगा। योग्यता वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द, पद, प्रसंगानुरूप अर्थ प्रदान करता है, इसे ही योग्यता कहते हैं। सबकी एक योग्यता होती है, हमारी भी एक योग्यता है, आपकी भी एक योग्यता है, सबकी एक योग्यता होती है। हम लोग कितना पढ़ सकते हैं, हम लोग कितना खेल सकते हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। कोई ज़्यादा दौड़ सकता है, कोई कम दौड़ सकता है, ये योग्यता ही तो है और क्या है। जैसे किस एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे किसान कुदाल से खेत जोत रहा है। किसान ही जोत सकता है, कोई बिजनेसमैन और कोई बड़ा आदमी खेत में कुदाल नहीं चला सकता, नहीं जोत सकता खेत। ये योग्यता ही है। इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, क्योंकि कुदाल से खेत की जुताई नहीं की जाती है। कुदाल के स्थान पर हल का प्रयोग करने से वाक्य में वांछित योग्यता आ जाती है। तब वाक्य इस तरह हो जाएगा, किसान हल से खेत जोतता है। देखिए, कुदाल से हम लोग खेत नहीं जोत सकते, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। किसान हल से खेत जोतता है, हल से ही किसान खेत जोत सकता है। अब कुदाल से हम लोग लगे जोतने तो साल निकल जाएगा, खेत नहीं जोता पाएगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, निकटता। निकटता क्या होती है, इसे हम लोग तो निकटता क्या होता है। देखिए, हम आपके निकट हैं, आप लोग समझ पाते होंगे, हम आपके पास हैं। निकटता मतलब पास होता है। आप किसके पास हैं, हम आपके निकट हैं। श्याम हमारे घर के निकट है। ये सब आप लोग सुनते आते हैं और आप लोग सुनते रहते होंगे। वाक्य के किसी शब्द को बोलते या लिखते समय अन्य शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है। इसके अभाव में शब्द से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे गाय घास चर रही है। देखिए, यहाँ पे जो गैप है वो हम लोग को थोड़ा दिक्कत महसूस करा रहा है आप लोग को। यही घास जो है गाय के थोड़ा निकट होता है, चल रही है घास के थोड़ा निकट होता है, तो कितना बढ़िया लगता है, कितना वाक्य सुंदर लगता है। लेकिन ये हम लोग को थोड़ा बेचैनी महसूस करा रहा है, ये जो गैप है। इसीलिए वाक्य में निकटता जरूरी है, शब्द को पास पास होना जरूरी है। तो यहाँ गाय शब्द बोलकर रुक जाने से मन में जिज्ञासा उठती है कि गाय दूध देती है या दुधारू पशु है या कुछ और। इसी प्रकार घास कहने के बाद रुक जाने से जिज्ञासा प्रकट होती है और हमें अर्थ के लिए अनुमान लगाना पड़ता है। अंततः इस वाक्य को बिना रुके इस प्रकार लिखा या बोला जाना चाहिए, गाय घास चर रही है। ठीक, अगर वाक्य पास पास होगा तो हम लोग को जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी।
अगर दूर दूर होगा वाक्य का जो शब्द है उसमें हम लोग को जिज्ञासा प्रकट होगी और थोड़ा जो वाक्य है अटपटा लगेगा। तो चलिए जो अगला टॉपिक है उसे देखते हैं। पद क्रम। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है ताकि वांछित अर्थ की अभिव्यक्ति हो, इसे ही पद क्रम कहते हैं। शब्द के इस क्रम को बदल देने पर अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जैसे पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है। हे छात्रों को अध्यापक को रहे पढ़ा अध्यापक। पद क्रम की दृष्टि से यह वाक्य उचित नहीं है। उचित पद क्रम में रखना पर इस तरह लिखा जाएगा। रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, एक वाक्य में पद क्रम होना जरूरी है, तभी हम लोग समझ पाएंगे, तभी सार्थक होगा जो वाक्य है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है। रेलगाड़ी पर पटरी दौड़ती है, लेकिन यह गलत है वाक्य। रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, ये सही है। ये छात्रों को रहे पढ़ा अध्यापक, इसका कुछ हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। यही हम लोग इसको सार्थक कर देते हैं और पदक्रम कर देते हैं, तो क्या बहुत ही अच्छा लगता है वाक्य। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अब हम लोग को समझ में आ रहा है। इसीलिए वाक्य में पदक्रम होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में क्या दिया है अब हम लोग समझते हैं अन्वय। देखिए, वाक्य में अनेक शब्दों पदों का व्यवस्थित मेल होता है, यही व्यवस्थित रूप अन्वय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के साथ यथोचित सामंजस्य होना चाहिए। इसके अभाव में वाक्य न व्याकरणिक दृष्टि से सही होते हैं और न वांछित अर्थ की व्यक्ति कर पाते हैं। वाक्य में लिंग, वचन, कारक का सही कर्म के साथ सही जगह पर यूज होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, वाक्य अटपटा लगने लगता है, वाक्य को समझने में परेशानी होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। धोबी कपड़े धोते हैं, धोती है, लेकिन यह गलत है। धोबी कपड़े धोते हैं, ये सही होगा। छात्राएं सुंदर चित्र बनाते हैं, ये गलत है। छात्राएं सुंदर चित्र बनाती हैं। मजदूर ने सवेरे सवेरे काम पर जाते हैं, मजदूर सवेरे सवेरे काम पर जाते हैं, ये सही होगा। उचित अन्वय के साथ लिखने पर क्या होता है, ऐसे हम लोग लिखे थे, धोबी कपड़े धोती हैं, छात्राएं सुंदर चित्र बनाते हैं, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन यही हम लोग धोबी कपड़े धोते हैं, छात्राएं सुंदर चित्र बनाती हैं, ये एकदम सही बैठ रहा है और हम लोग को वाक्य को समझने में बहुत ही आसानी हो रही है। तो अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप लोग पता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, अर्थ के आधार पर ही पढ़ेंगे। रचना के आधार पर हम लोग आगे वीडियो में डालूंगा, आप लोग देखेंगे और समझेंगे। रचना के आधार पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग अर्थ के आधार पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम लोग देखते हैं। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं। चाहे वो वाक्य में विस्मय प्रकट किया जाता हो, चाहे आदेश प्रकट किया जाता हो, चाहे नकारात्मकता प्रकट किया जाता हो, कुछ भी प्रकट किया जाता हो, इसके आधार पर ही अर्थ के आधार पर वाक्य बने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। आप लोग अभी अभी पढ़े और अभी अभी मैंने आप लोग को बताया, तो आप लोग इसको लर्न करते चलेंगे। कई बच्चे सोचते हैं हम लोग वीडियो देख लें, उसके बाद हम लोग लर्न बाद में कर लिया जाएगा।
लेकिन जो आपको लर्न हो सकता है तत्काल भाव में, उसे आप लोग तत्काल ही लर्न कर लिया कीजिए, ये आप लोग के लिए आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वह भेद हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा नकारात्मकता वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां विस्मयवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो हम लोग अभी से अलग अलग इन आठों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका क्या क्रिया है, काम है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं क्या है। तो चलिए विधानवाचक वाक्य को हम लोग समझते हैं। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कुछ स्पेशल ना कहा गया हो, सामान्य जो कथन हो वो सामान्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। विधानवाचक का जो दूसरा नाम है क्या है? सकारात्मक वाक्य है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, रोहित ने नया मकान खरीदा है। तो इसमें सब जो वाक्य जो कथन कहा गया है वह क्या है? वह सामान्य कथन है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं कहा गया है। तो ये सब विधानवाचक वाक्य आप लोगों ने पढ़ लिया और आप लोगों ने उदाहरण भी देख लिया। अब जो दूसरा आता है वह है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जो ये निषेधवाचक या नकारात्मक जो वाक्य है वह विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य जिसे कहा जाता है उसके अपोजिट होता है। उसके क्या होता है? अपोजिट होता है। उदाहरण हम देखेंगे। इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देखकर ही किया जा सकता है। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं, ये सब नकारात्मक हो जाएगा। नहीं मतलब नकारात्मक। कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना। ये सब निगेटिविटी जो होता है वह क्या होता है? वाक्य जो होता है वह नकारात्मक होता है। तो हम लोग न, मत, नहीं देकर वाक्य का पहचान हम लोग कर सकते हैं कि यह नकारात्मक वाक्य है। तो चलिए अब हम लोग जो तीसरा जो वाक्य है वह उस वाक्य को हम लोग समझते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, ये आप लोग नाम देखते ही आप लोग जान जाएंगे। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? इसमें सब जो पहला जो वाक्य में होगा वह क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर हम लोग वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को भी देखकर की जा सकती है। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान हम लोग ऐसे कर सकते हैं। वाक्य में लास्ट में क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा और उसमें कौन कौन से शब्द रहेंगे वाक्य में? क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब जो हैं वह प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, जिसे हम लोग देखकर जान जाएंगे कि ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? रमा कब आई? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं गए? कल तुमने क्या क्या खाया था? विक्रम किसकी राह देख रहा है? इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो अंत में है सब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है हर वाक्य के
अंत में। और इसमें जो है कौन, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, कौन है, इसमें कब है, इसमें क्यों है, और इस वाले में क्या क्या है, और विक्रम किसकी राह देख रहा है, इसमें किसकी है। तो ऐसे आप लोग प्रश्नवाचक को भी आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधि वाचक वाक्य भी है। जिसमें आज्ञा दिया जाएगा, जिसमें आर्डर दिया जाएगा, वो उसमें क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। किताब के पेज मत फाड़ो, कुछ उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। अब किस लिए अब पढ़ने बैठ जाओ, किस लिए अब पढ़ने बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, यह काम कल तक जरूर मत कर देना, जरूर पूरा कर देना। ये सब आज्ञा दिया जा रहा है, सब आर्डर दिया जा रहा है। तो हम लोग ऐसे पहचान लेंगे कि इसमें आर्डर दिया जा रहा है, तो ये कौन वाक्य होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। अब जो पांचवा है वह है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। अब इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिनमें इच्छा प्रकट होता है, ऐसे जानिए एकदम सीधा। कुछ उदाहरण देखते हैं। मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, इसमें इच्छा बताई जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, कामना की जा रही है। ईश्वर करें आप खूब उन्नति करें, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कामना किया जा रहा है। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, ये क्या है, इच्छा है। काश इस समय सुमन साथ होती, यह क्या है, ये भी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों, ये क्या है, कामना है। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है वह क्या कहलाता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भाव की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उदारवाचक वाक्य भी है। विस्मयवाचक वाक्य की पहचान कैसे करते हैं। वाक्य में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि देखकर हम लोग विस्मयवाचक वाक्य का पहचान कर सकते हैं। और ऐसे शब्दों या वाक्य के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्ह को देखकर भी वाक्य का पहचान किया जा सकता है। ये है, ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह अगर वाक्य में लगा है तो आप लोग समझ जाएंगे क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, सावधान ट्रक आ रहा है, छी नाले के पास बड़ी बदबू थी। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये जो पहला शब्द जो है वह क्या है, विस्मयवाचक है। और इसमें विस्मय चिन्ह भी, इसमें विस्मय चिन्ह भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग देख कर हम लोग पता कर सकते हैं ये वाक्य विस्मयवाचक है। तो अब आता है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य की पहचान क्या है। वाक्य अंत में होगी, होगा, होंगे देखकर शायद, संभवतः जैसे शब्द देखकर की जा सकती है, जिसमें अभी संभावना होती है अभी कि काम होगा, होगी या नहीं। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है इसमें, अब तक फसल कट चुकी होगी, अभी कन्फर्म नहीं है कट चुका है या नहीं है, कट चुकी होगी, अभी कन्फर्म नहीं है। रामा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा,
संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। ये सब इस पूरे जो वाक्य हैं इसमें कन्फर्म नहीं है कि कार्य हो चुका है या नहीं हुआ है। इसमें शायद, संभवतः यही सब प्रयोग होकर हम लोग पता कर सकते हैं कि यह वाक्य संदेहवाचक है या नहीं। अब आता है संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पे मात्रा हट गया है, क्षमा चाहूँगा। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि, अगर जैसे शब्द देकर की जा सकती है। संकेतवाचक वाक्यों की पहचान कैसे की जा सकती है? उस वाक्य में यदि रहेगा, अगर रहेगा जैसे शब्द लगे रहते हैं। तो इसका कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है? यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। संकेतवाचक है। यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यही सब क्या हैं? संकेतवाचक हैं। ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। अब जो अगला हम लोग का जो टॉपिक है वह है वाक्य रूपांतरण। वाक्य कैसे हम लोग एक से दूसरे में बदलें। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, इनमें से किसी वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में किस तरह बदलना है, कर्ता क्रिया और कर्म ज्यों का त्यों रहें, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। पहला है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, विधानवाचक वाक्य है। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, निषेधवाचक वाक्य हो गया। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, प्रश्नवाचक हो गया। कैसे एक से दूसरे में चेंज हो रहे हैं, शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, ये संदेहवाचक हो गया। ऐसे ही हम लोग एक से दूसरे में बदलते हैं तो क्या होता है? वाक्य रूपांतरण कहलाता है। पहला जो टॉपिक है वह क्या है? वाक्य रूपांतरण में वाक्य विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में कैसे बदला जाता है। चोरों ने चोरी कर लिया, मजदूर ने काम पूरा कर किया, माली ने फूल तोड़े। रस्सी संस्कृत बोल सकती है। किसान बैंक से कर्ज लेते हैं। ये सब विधानवाचक हैं। अब इनको निषेधवाचक में कैसे हम लोग बदल सकते हैं? चोरों ने चोरी नहीं किया, मजदूर ने काम पूरा नहीं किया, माली ने फूल नहीं तोड़ा, रश्मि संस्कृत नहीं बोल सकती है, किसान बैंक से कर्ज नहीं लेते हैं। ये सब क्या हुआ? ये सब निषेधवाचक हो गया। आप लोग को निषेधवाचक आप लोग को याद हो गया होगा। ये सब निषेधवाचक हो गया। हम लोग ने विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदल दिया। अब आता है अगला टॉपिक, विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्यों में कैसे बदला जाता है। अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या कर ली, चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया, सैनिकों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। ये सब क्या हैं? ये विधानवाचक वाक्य हैं। अब हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य में देखेंगे कैसे ये बदले हैं। क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा? किसान ने आत्महत्या क्यों कर ली? चलते चलते वह कहाँ बैठ गया? सैनिक ने कितने आतंकवादियों को मार गिराया? क्या विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है? ये सब क्या हुए? ये सब प्रश्नवाचक हो गए। इस सब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो ऐसे हम लोग पता कर लेंगे कि यह प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब अगला जो है वह है विधानवाचक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्यों में कैसे बदला जाए। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, अंडे से बच्चे निकल आएंगे, मंदिर में आरती हो रही है, आतंकी मारे जा चुके हैं, मरीज ठीक हो रहा है। ये सब क्या हैं? विधानवाचक वाक्य हैं।
अब हम लोग कैसे इसको संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित हुआ है आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, अंडे से बच्चे निकल आए होंगे, शायद मंदिर में आरती हो रही होगी, संभवतः आतंकी मारे जा चुके होंगे, संभवतः मरीज ठीक हो रहा होता। तो ये सब क्या है, ये सब संदेहवाचक में बदल गए थे विधानवाचक वाक्य से। अब अगला है विधानवाचक वाक्य को संकेतवाचक वाक्य में कैसे बदला जाता है। कुछ विधानवाचक के पहले उदाहरण दिए गए हैं। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, मेहनत न करने से तुम फल हुए हो, मजदूर आने पर किसान फसल काटेगा, बिजली आने पर टीवी देखूंगा, वर्षा होने पर पौधे लगाऊंगा। और इसको संकेतवाचक में कैसे बदला गया है ये आप लोग देख सकते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मेहनत करते तो फल होते, फेल नहीं होते, यदि मजदूर आते तो किसान फसल काटते, यदि बिजली आती तो मैं टीवी देखता, यदि वर्षा होती तो मैं टीवी देखता। इसी प्रकार अन्य वाक्यों का रूपांतरण भी किया जा सकता है। ऐसे ही वाक्य को रूपांतरण करते हैं हम लोग। तो यहीं पे आप लोग का क्या होता है, जो ये चैप्टर है वह होता है फिनिश। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप लोग को समझ आई तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।